नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं एनी फ्रैंक की जो डायरी है उसको, जो हमारी वितान पाठ्यपुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 4 है। तो बहुत सारी चीजें आपने इस डायरी में अभी तक पढ़ी हैं कि किस तरह की जो एक छोटी सी बच्ची है, 13 इयर्स की है वो बच्ची, और अभी उसने एक डायरी लिखना शुरू किया है और यहूदियों यानी कि यहूदियों पर किस तरह से जो अत्याचार हो रहा है उसका उन्होंने वर्णन अपनी इस डायरी में किया है। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया है कि चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि जो एन फ्रैंक है वो बता रही है कि किस तरह से वो उस हाउस में छिपी हुई है, उस घर में छिपी हुई है, और जहां पर पूरे दिन उन्हें इस डर में बिताना होता है, इस डर में वो रहती हैं कि क्या आज का दिन उनका किस तरह से निकलेगा। तो वो और इसके बीच में बहुत सारी चीजें उनकी उनकी फैमिली से भी जुड़ी हुई है, जिसमें उनका परिवार, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को कहा कि वो एक केवल 13 से 15 वर्ष की एक किशोरावस्था की एक बच्ची है। और उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी इस तरह की चीजें आती हैं कि हमारी फैमिली के लोग हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं, हमें क्यों डांटा जाता है, हमें क्यों दुत्कारा जाता है। तो इस तरह की बातें उनके मन में बहुत आती हैं और वो कहती हैं कि मेरे पास कोई मेरा ऐसा मित्र नहीं है कि जो मेरी बात सुन सके, जो मुझे समझ सके, जो मैं कहूँ उस बात को वो समझ सके और मेरे लिए लड़ सके। तो फिर वो कहती हैं कि पीटर, क्या अगर तुम पीटर के बारे में सोच रही हो तो पीटर भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कई चीजें उसकी भी ऐसी हैं कि जो मुझे नहीं अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी हमने वादा किया है कि हम कभी नहीं झगड़ेंगे और हम हमेशा टिके रहेंगे। तो पीटर शांति प्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह मुझे कोई ऐसी बातें भी कह लेने देता है जिन्हें कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाजत नहीं देता। वह दृढ़ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्जामों से अपने आप को पाक साफ करे और अपने काम काज में सलीका लाए। इसके बावजूद वह अपने भीतरी स्व को मुझसे छिपाता है और कभी मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें झांकूं। यानी कि पीटर जो है उसकी भी कुछ अपनी पर्सनल लाइफ है और वो कहता है कि वो अपने स्व को मुझसे छिपाता है। यानी कि वो सच में क्या है, वो रियल में क्या है, उसके मन में क्या है, वो उन बातों को मुझसे छिपाता है और मुझे भी इस बात की अनुमति नहीं देता है कि मैं उसमें झांकूं। यानी कि मुझे भी वो कहता है कि कुछ चीजें जो हैं वो पर्सनल होनी चाहिए, कुछ पर्सनल स्पेस सबके बीच में होना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे भी वो उसमें नहीं झांकने देता। निश्चय है कि वह मेरी तुलना में ज्यादा घुन्ना है, लेकिन मैं अनुभव से जानती हूँ, हालांकि मुझ पर लगातार यह आरोप लगाया जाता है कि जो कुछ भी जानना चाहिए वह मैं थ्योरी में जानती हूँ, व्यवहार में नहीं। तो वो यहाँ पर एनी फ्रैंक कहती हैं कि जो पीटर है वो शायद मेरी तुलना में ज्यादा घुन्ना है। यानी कि अपने अंदर चीजों को रखने वाला, अपने एक होता है ना सेल्फ केंद्रित, आत्म केंद्रित जो होता है, जो अपने अंदर ही चीजें दबाए रखता है, वो बाहर चीजें लोगों के साथ शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पर एनी फ्रैंक कहती हैं कि लेकिन मैं अनुभव से जानती हूँ, और हालांकि मुझ पर भी ये लगातार आरोप लगाया जाता है कि मैं जो कुछ भी जानना चाहिए तो मैं उसे थ्योरी से जानती हूँ, व्यवहार से नहीं। कई बार ऐसे घुन्ने लोग भी जिनसे संवाद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, अपनी बात किसी से कह पाने को उत्कर्ष चाह लिए होते हैं। और कई बार क्या होता है, जो जिनको हम ऐसे घुन्ना समझते हैं, यानी कि जिन लोगों को हम समझते हैं
कि ये तो किसी से बात ही नहीं करता, ये अपने आप में मगन रहता है, ये अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप में व्यस्त रहता है। तो कई बार लेकिन ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति जिसको आप घुनना समझ रहे हैं, यानी कि जिसको आप समझ रहे हैं कि ये एकांकी है, ये अपने आप में मगन रहता है, इसको किसी की फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, दोस्ती नहीं चाहिए, या किसी का इसको साथ नहीं चाहिए, तो ये गलत बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को भी ऐसे लोगों के साथ को भी जिनके साथ हमें संवाद करना मुश्किल होता है, जिनसे बातचीत करना मुश्किल होता है, यानी कि जो कम बोलते हैं, वो भी किसी को अपनी बात को कह पाने में उत्कट चाह लिए होते हैं, यानी कि उनके मन में भी होती है कुछ बातें जिसे वो शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, जिसे वो बताना चाहते हैं किसी को। पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस एनेक्सी में ही बिताए। एनेक्सी वो जो बिल्डिंग है जहां पर वो छिपे हुए हैं। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसे कि मैं तुम्हें बता चुकी हूं, मैं असली चीज की कमी महसूस करती हूं और कि जानती हूं कि वह मौजूद है। क्या इसका कारण यह है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूं और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूं? मैं उस वक्त को याद करती हूं जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज, चांदनी और खिलती कलियां, इन चीजों ने कभी अपने जादू में मुझे बांधा न होता। मेरे यहाँ आने के बाद चीजें बदल गई हैं, क्योंकि अभी वो एक ऐसे घर में है जहां से उन्हें बाहर नहीं निकलने की परमिशन है, जहां जहां उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर उनको गुप्त तरीके से छिपाया गया है, गुप्त तरीके से रखा गया है। तो वो कहती है कि मैं बहुत पहले से प्रकृति से जुड़ी हुई हूँ। प्रकृति में जो चीजें हैं वो चीजें मुझे अपनी ओर खींचती हैं, मुझे अच्छा लगता है। शायद तभी ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं सारी चीजों को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। उदाहरण के लिए वो कहती हैं कि गर्मियों की छुट्टियों की दौरान की बात है, बेहद गर्मी थी। मैं रात के 11:30 बजे तक जबरदस्ती आंखें खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले बूते पर अच्छी तरह चांद को देख सकूं। अफसोस, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। चौंध इतनी ज्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया। वो कहती हैं कि मन मेरा बहुत था चांद को देखने का, लेकिन उसकी चांदनी इतनी ज्यादा थी कि मैंने खिड़की खोलने की का जोखिम नहीं लिया, क्योंकि उन्हें बिल्कुल रात का जब शाम के जब 4-5 बजते थे तो उनके घर की लाइट्स बंद हो जाती थी। उन्हें बिल्कुल भी लाइट्स जलाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो एक खुफिया घर में थे, एक गुप्त रूप से वो वहां पर रह रहे थे। तो वो कहती हैं कि जो चांदनी थी चांद की, वो इतनी तेज थी कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको वो खिड़की खोल सकूं और अपने लिए एक नई मुसीबत मोल लूं। कई महीनों बाद एक और मौका ऐसा आया। उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी, खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया, मैं वहीं बैठी रही। यह गहरी सांवली बरसात की रात थी। तेज हवाएं चल रही थी, बादलों के बीच लुका छुपी चल रही थी। इसी सारे नजारे मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया था। पिछले 1.5 बरस में यह पहली बार हो रहा था कि मैं आमने सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी। वो कहते हैं कि पिछले 1.5 बरस से ऐसा कोई टाइम ही नहीं आया जिस पर हमने रात को फेस किया हो, क्योंकि रात होने से पहले वो सब पैक हो जाया करते थे। वो सब अपने खिड़की दरवाजे बंद करके, लाइटें बंद करके, लाइट ऑफ करके वो अपने कमरों में बैठ जाया करते थे। तो वो कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ जब मैंने रात से साक्षात्कार किया, यानी कि रात को मैंने पहली बार देखा। उस शाम के बाद प्रकृति से ऐसा साक्षात्कार करने की मेरी चाह लगातार बढ़ती गई। वो कहते हैं कि ऐसी सुनहरी, ऐसी सुंदर शाम देखकर मुझे उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात्कार करने का, यानी कि प्रकृति से मिलने का, बातचीत करने का मेरी जो चाह थी वो लगातार बढ़ती गई। और तब मुझे चोर उचक्कों, मोटे काले चूहों या पुलिस के छापे का डर भी नहीं था। और वो कहती हैं कि मेरे अंदर वो प्रकृति से मिलने की चाह इतनी ज्यादा हो गई कि तब मुझे फिर चोर उचक्कों और मोटे काले चूहे जो वहां पर हुआ करते थे उनसे, और पुलिस के छापे, क्योंकि वो पुलिस के छापे के डर की वजह से ही वहां पर छिपे हुए थे। तो वो कहती हैं कि मुझे इसका भी कोई डर नहीं रहा और मैं अकेली ही नीचे चली गई और रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नजारे देखती रही।
कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है, कई लोग समय समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते रहते हैं कि वे कब आजाद होंगे और वे फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। प्रकृति गरीब और अमीर के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करती। तो एनी फ्रैंक ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर प्रकृति के बारे में लिखी हैं। वो कहती हैं कि आज भी जब मैंने आज इस प्रकृति को इतने करीब से इतने टाइम बाद देखा है, वो कहती हैं कि मेरे जैसे कितने और बहुत सारे लोग होंगे जो अस्पतालों में है, जो जेलों में है और वो अपने आजाद होने का इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि वो फिर से प्रकृति द्वारा दिए गए हमें इस अनूठे उपहार, यानी कि जो प्रकृति हमें देती है, खुला आसमान, नदियां, पानी, झरने, चिड़िया और जो एक वातावरण जो इससे बनता है। तो वो कहती हैं कि प्रकृति कभी भी गरीब और अमीर के बीच भेदभाव नहीं करती। जैसे अभी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिस परिस्थिति में वो इस कारण फंसी हुई है, तो एनी फ्रैंक कहती हैं कि कभी भी प्रकृति इस तरह का भेदभाव अपने लोगों के साथ नहीं करती है। यह मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सरोबार कर देता है और यह वैलेरियन और ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है। वो कहती हैं कि जो प्रकृति की तरफ देखना और आसमान को देखना, चांद तारों को देखना मुझे बहुत ज्यादा शांति और एक उम्मीद देता है, मेरे अंदर एक आशा जगाता है, एक आशा की भावना जगाता है कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो इसकी भावना निरंतर उनके अंदर जगती है। और देखिए, जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है आशा। तो अगर देखिए, क्योंकि वो कैद में है, वो अपने आप को गुप्त रूप से छिपाए हुए हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज है कि उनके अंदर वो आशा की किरण बनी रहे कि वो सब ठीक हो जाएगा और वो भी एक दिन इस खुली प्रकृति में सांस ले पाएंगे। तो वो कहती हैं कि ये वेलोरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ नुस्खा है, शांति पाने की रामबाण दवा है। यानी कि प्रकृति में अगर जो इंसान प्रकृति से जुड़ जाता है तो उसको सबसे ज्यादा शांति जो है प्रकृति में ही मिलती है। तो वो कहती हैं शांति पाने की सबसे रामबाण दवा है प्रकृति, और प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल लेती हूँ। लेकिन किस्मत का लेखा यही है, कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मेल से चिटक हुई खिड़कियों में घुसे गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। वो कहती हैं कि मतलब मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत ही कठिन परिस्थितियों से अभी उनका परिवार गुजर रहा था, बहुत ही कठिन परिस्थितियां उनके परिवार में चल रही थी। तो वो कहती हैं लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, यानी कि बहुत कम दुर्लभ अवसर उसके जीवन में अभी तक इस घर में रहकर आए हैं कि मैं प्रकृति से मिलने के लिए जो खिड़कियों की चिटकनी है उसमें खूसे से, यानी कि धूल से गंदे हुए पर्दों में से प्रकृति को बहुत कम मैं निहार पाती हूँ। यानी कि बहुत कम मुझे ऐसे दुर्लभ अवसर मिलते हैं प्रकृति को निहारने के, प्रकृति को देखने के। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है। और वो कहती हैं कि जिस तरह से मुझे देखना पड़ता है, जिस तरह से जबरदस्ती मुझे झांकना पड़ता है, तो इस तरह से मेरी प्रकृति को देखने की जो भावना है, प्रकृति को देखने का जो मन है, वो सारी भावना मेरी मर जाती है इस तरह से देखने की। तो और कहती हैं कि प्रकृति एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं है। यानी कि प्रकृति एक ऐसा वरदान है जिसका और कोई दूसरी चीज जो है सामना नहीं कर सकती है। फिर से कहती है, कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता रहता है और अभी भी समझा जाता है, यह कह देना बहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी नहीं, मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ। वो कहती हैं कि
बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में हैं और बहुत सारे प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करते हैं, और अभी भी मैं उन प्रश्नों को समझना चाहती हूँ, और मैं कह देना चाहती हूँ कि कहना बहुत आसान है कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं है। वो कहती है कि मेरे लिए, मुझे सतावना देने के लिए इतना काफी नहीं है कि आप कह दो कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों। तो वो कहती हैं कि संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से सक्षम हैं। अब वो अपनी बात को बिल्कुल जड़ से वो ये सब जानना चाहती हैं। वो कहती हैं कि मेरे लिए, मैं इस विराट अन्याय के कारण को जानना चाहती हूँ कि आखिर इतना बड़ा अन्याय हो क्यों रहा है। तो वो कहते हैं कि पुरुषों ने, संभवतः हो सकता है कि पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम है, कि कोई किसी पर क्यों अपना अधिकार जमाता है, कोई किसी पर क्यों शासन करता है, क्योंकि उसके कुछ गुण होते हैं जो उसको उन बलिष्ठ बनाता है, जो उनको उसको बड़ा बनाता है। तो शायद पुरुषों ने महिलाओं पर इस कारण शासन किया क्योंकि वो उनसे शारीरिक रूप से ज्यादा बलिष्ठ थे। पुरुष ही हमेशा कमा कर लाता था और बच्चे पालता था और जो मन में आए करता, लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। अब वो कहती हैं कि अब क्योंकि ये तब वहां पर काफी स्थिति महिलाओं की बदल चुकी थी, तो वो कहती हैं कि अब स्थिति हाल में ही बदली है, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इस परिस्थिति को चेंज हुए। औरतें भी अब तक इन सबको सहती चली आ रही थी, जो कि बेवकूफी ही थी, क्योंकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया उतना ही यह गहराई से अपनी जड़ें जमाता चला गया। यानी कि क्योंकि महिलाएं भी अगर ये सब चीजों को सहन करती रही, ये सब चीजों को झेलती रही, तो झेलने से क्या होगा कि उनका जो अत्याचार है, उनका जो शासन है, वो और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा, और भी ज्यादा उनको प्रभावित करने वाला हो जाएगा। तो वो कहती है कि सौभाग्य से शिक्षा, काम, प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। तो देखिए फिर से शिक्षा की बात यहाँ पर आई है। तो शिक्षा देखिए कितनी बड़ी चीज है कि वो कहते हैं सौभाग्य से शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं और कई देशों में अब उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा है। कई औरतों ने, कुछ एक पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था। तो वो कहती है कि अब समय बदल रहा है और अब लोग भी बदल रहे हैं, लोगों की मानसिक जो सोच थी वो बदल रही है। वो कहती है कि अब लोगों ने, औरतों ने और कुछ एक पुरुषों ने भी इस बात को महसूस किया है कि जो इतने लंबे अरसे से ये चली आ रही वाहियात स्थिति थी, यानी कि जिस पर पुरुष जो है महिलाओं पर शासन करते थे, महिलाओं को कमजोर समझा जाता था, महिलाओं को केवल घर के काम करना और बाकी के काम दिए जाते थे, लेकिन अब लोगों को ये सारी चीजें वाहियात लग रही हैं, गलत लग रही हैं। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं। जो आधुनिक महिलाएं हैं, आज की महिलाएं हैं, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं। अब वो कहती हैं लेकिन इतना काफी नहीं है, महिलाओं को भी पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है। महिलाओं ने ही क्या कसूर किया है कि वे इससे वंचित रहें और उन्हें अपने हिस्से का सम्मान ना मिले। देखिए, सैनिक और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा भी जाता है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो औरतों को भी सैनिकों का दर्जा देते हैं? हमारे समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो औरतों को भी सैनिकों का दर्जा देते हैं? मौत के खिलाफ मनुष्य। अब वो कहती हैं कि मौत के खिलाफ मनुष्य जो ये
बुक है। इसमें मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीरों को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफ औरतें बच्चों को जन्म देते समय झेलती है। और इन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है, तो उसे एक तरफ धकिया दिया जाता है, उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है। और औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती है और संघर्ष करती है। बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज्यादा मेहनत करके खटती है। और जितना वो संघर्ष करती है, उतनी ही बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ये सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए। अब देखिए, वो एक 15 साल की लड़की इतनी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें वो समाज के लिए, संसार के लिए, औरतों के लिए कह रही हैं, तो सोचिए उनके अंदर कितनी सारी चीजें हैं जो वो इस समाज के लिए करना चाहती है, इस समाज में वो बोलना चाहती हैं। तो वो कहती हैं कि ये सब कहकर मेरा कतई मतलब नहीं है कि औरतें बच्चे जन्ना बंद कर दें। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें, इस वजह से उन्हें यह काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज का भत्सना करती हूँ कि वह हमारे मूल्यों की प्रथा और ऐसे व्यक्तियों की भत्सना करती हूँ कि जो यह बात मानने को तैयार नहीं होते कि समाज में औरतों और खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। अब वो कहती हैं, मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पोल दे क्रूइफ जी से पूरी तरह सहमत हूं। अब उन्होंने जो पुस्तक पढ़ी है, वो कहती हैं, मैं इस पुस्तक के जो लेखक हैं क्रूइफ जी से पूरी तरह सहमत हूं जब वे कहते कि पुरुषों को यह बात सीखनी चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं, वहां जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए बात करना बहुत आसान होता है कि उन्हें औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफों से कभी भी गुजरना नहीं पड़ता। मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार भी बनेंगी। वे सब औरतें जो एक उफ किए बिना या लंबे चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफें सहती हैं। और अंतिम पृष्ठ एनी फ्रैंक की डायरी का, तो वो कहती हैं, तुम्हारी एन एम फ्रैंक, और अपनी जो डायरी है किट्टी, उससे विदा लेती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एन फ्रैंक है, वो जो इस पाठ को उन्होंने लिखा है, इस डायरी को उन्होंने लिखा है, तो इस डायरी में उनके जीवन के बारे में बताया गया कि किस तरह उनका जीवन रहा था, किस तरह की परिस्थितियां उन्होंने झेली, और किस तरह बहुत सारी परिस्थितियां उनके जीवन में आई जब वो उस एनेक्सी में गई। बहुत सारी चीजें आई कि उनको वहां पर बहुत परेशानियां हुई। तो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है और अपने मन के विचार भी उन्होंने लिखे हैं। ये पूरी डायरी जब वो 13 वर्ष की थी, उनके पिताजी ने उन्हें गिफ्ट की थी, उनके पिताजी ने उन्हें दी थी। और बाद में इसके बाद का जो समय था, फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी फैमिली को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ उनके परिवार के ही कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे उनके शुभचिंतक थे जिन्होंने शायद ये खबर वहां पर दे दी होगी कि ये लोग यहाँ पर छिपे हुए हैं, और शायद उनको इस तरह से पकड़ लिया गया होगा। और सबसे पहले क्या हुआ कि उनके पिताजी को उनसे अलग कर दिया गया, और उसके बाद उनकी माता को भी उन दोनों बहनों से अलग कर दिया गया, और उसके बाद दोनों बहनों की मृत्यु हो गई। तो बहुत कम उम्र की आयु में उन्होंने ये यहाँ पर आपको जो दिखाया गया
ये इनका लेटर था, ये यहाँ पर उन्होंने लिखा है। और जब उनके पिताजी काफी समय बाद फिर उनके पिताजी जेल से आजाद हुए, जेल से निकले और उन्होंने इस डायरी को यानी कि अपनी बेटी की जो ये डायरी है इसको उन्होंने छपवाया, इसको उन्होंने लिखवाया। तो ये एक पूरी किताब एन फ्रैंक की डायरी के ऊपर बनी हुई है और उसी डायरी के कुछ पेज आपको यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए, आपको भी प्रेरणा देने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तिका में यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए एनी फ्रैंक चैप्टर हमने पढ़ लिया है और अब इस पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जिनको हम करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया पाठ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पहला प्रश्न दिया गया है, 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो संत या कवि की नहीं है बल्कि एक साधारण सी लड़की की है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो 60 लाख यहूदी हैं, ठीक है, 60 लाख यहूदी जो हैं इनकी तरफ से एक बोलने वाली आवाज है, एक बोलने वाली आवाज है और वो आवाज ना तो किसी संत की है और ना ही किसी कवि की है। ये कहानी है बल्कि ये आवाज है बल्कि एक साधारण लड़की की, यानी कि वो आवाज उठा रही है कि आपको ये जो सारी चीजें अभी समाज में चल रही हैं इन सभी चीजों का विरोध होना चाहिए। तो इनके लिए उसने कहा, इल्या इहरबर्नबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार कीजिए। जो यहाँ पर इल्या इहरबर्नबुर्ग की जो ये टिप्पणी दी गई है, इस टिप्पणी पर एन फ्रैंक की डायरी में जो ये पेज लिखे गए हैं, इन पेजों के संदर्भ में आप इस डायरी के जो पठित अंश हैं, कुछ ऐसे अंश जो आवाज उठा रही। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या चीजें एन फ्रैंक ने बताई। सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये इतने बड़े अत्याचार क्यों हो रहे हैं, यानी कि जो बड़े ताकतवर लोग हैं वो छोटे जो लोग हैं उन्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें परेशान करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, उनको अपना गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर अधिकार जमा रहे हैं। और दूसरा उन्होंने क्या कहा इस डायरी में, दूसरी उन्होंने मेन चीज कहा कि जो उनके कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो अंतर्मुखी होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, अपने आप में केंद्रित होते हैं, तो वो लोग कई बार अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों को नहीं बोल पाते हैं। तो उनके लिए भी उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मित्र होना चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए कि जिसको वो अपनी ये सारी बातें बता सके। और सबसे मेन चीज उन्होंने महिलाओं के लिए यहाँ पर आवाज उठाई कि जिस तरह से पहले के टाइम में क्या होता था कि पुरुष वर्ग का शासन होता था एक महिला वर्ग पर। पुरुष वर्ग अपने आप को शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट और कमाने वाला कहकर, बच्चों को का पालन पोषण करने वाला कहकर महिलाओं पर अत्याचार करता था, महिलाओं को परेशान करता था। तो इसी कारण एन फ्रैंक ने ये आवाज उठाई कि महिलाओं को भी सैनिकों की तरह ही सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर जो एक निरंतरता है, जो एक समाज की जो निरंतरता है, इस धरती की संस्कृति सभ्यता की जो निरंतरता है, वो केवल महिलाओं के ऊपर ही है, महिलाएं ही इसका केंद्र है। तो वो कहती है कि इसके लिए यानी कि महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को भी इसके लिए सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं के लिए भी इसके लिए उनकी भी पूजा की जानी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे अंश इस पाठ में आए हैं जिनको आप पढ़कर इस बात को यहाँ पर इस बात को पर विचार कर सकते हैं, इस बात पर टिप्पणी लिख सकते हैं कि 60,000 लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है जो कि किसी भी एक छोटी सी बच्ची की है, ना तो वो कोई संत है और ना ही कोई महात्मा है। अगला है, काश कोई होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, अफसोस
ऐसा व्यक्ति मुझे अभी तक नहीं मिला। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि जैसे कि आपने पाठ में पढ़ा था, वो कहती हैं कि अभी तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मेरी भावनाओं को समझ सके, मेरे मेरे जो मन की बातें हैं उनको समझ सके, क्योंकि सारे जो लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा अंतर्मुखी हूँ, बहुत ज्यादा घुनी हूँ, मैं बहुत ज्यादा चीजें मैं लोगों के सामने रखती नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीजें बातें एक साथ नहीं बोलती हूँ। तो वो कहती हैं, क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसकी डायरी के लेखन का कारण छिपा है? यस। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर उत्तर आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हैं, अपने मन की बातों को किसी के साथ नहीं रख पाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि एन का जो ये कथन है उसमें उसके डायरी लेखन का कारण छिपा हुआ है? तो शायद हाँ, यही कारण है कि उनके डायरी लेखन का, कि वो अपनी बातें किसी को नहीं बता पाती हैं, अपनी बातें किसी से नहीं शेयर कर पाती हैं, तो वो अपनी सारी चीजें इस डायरी में लिख रही हैं, अपनी सारी बातें इस डायरी में लिख रही हैं, अपनी सारी बातें इस डायरी को बता रही हैं। अगला है यहाँ पर प्रश्न, प्रकृति प्रदत्त जनन प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति का उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या ना करें, अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। तो एन की जो ये डायरी है, एन की डायरी के 13 जून सन 1944 के अंश में ये जो विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढिए। तो यहाँ पर एन फ्रैंक ने कहा है कि देखिए, एन फ्रैंक ने यहाँ पर जो प्रश्न कहा है कि प्राकृतिक प्रदत्त प्रजनन और शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या नहीं करें, अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर, उन्होंने कहा हमारी जो विश्व व्यवस्था है इसने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा कर दी है। तो एन फ्रैंक की डायरी 13 जून 1944 का जो अंश है, तो ये आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, और इसको आप दोबारा पढ़ेंगे और इसके अंश में आप व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढेंगे कि कितना उचित है ये कथन यहाँ पर जो कहा गया है। एनी फ्रैंक की डायरी का आप विश्लेषण करेंगे, डायरी के इस पेज का, और फिर आप बताएंगे कि ये कथन जो है कितना ज्यादा उचित है, कितना ज्यादा सही है। अगला नंबर 4, एन फ्रैंक की जो डायरी है, अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है जो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी, इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति और असहमति तर्कपूर्ण व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखी है, और इस डायरी में क्या कहा है कि अगर एक ऐतिहासिक दौर का, ये जो एनी फ्रैंक की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज अगर है, तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल भी इसमें है। ऐतिहासिक भी है, ये है ऐतिहासिक जीवन दौर का एक जीवंत दस्तावेज भी है, और साथ ही ये उसकी निजी सुख दुख, यानी कि जो भी उसके जीवन में उसके पर्सनल सुख और दुख आए, उनकी भावनात्मक उथल पुथल भी इस डायरी में है। लेकिन इन पृष्ठों में इन दोनों का फर्क मिट गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, इन पेजों में दोनों चीजों का फर्क मिट गया है। तो इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सहमति या असहमति पूर्ण अपना तर्क आप व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, आप कह सकते हैं कि जब ये डायरी लिखी थी तो वो बहुत ज्यादा कठिन दौर था, यानी कि उस समय जो यहूदियों का जो जीवन था वो बहुत ही ज्यादा कष्टकारी था, और उस भयावह ऐतिहासिक दौर का ये एक जीवंत दस्तावेज इस डायरी के द्वारा प्रस्तुत हुआ है। यानी कि एनी फ्रैंक ने वो सारी चीजें, वो सारी भयानक, वो डरावनी चीजें अपनी इस डायरी में लिखी हैं,
और इस डायरी में उन्होंने क्या किया है, अपने अकेलेपन का भी चित्रण किया है, क्योंकि काफी टाइम से वो एक घर में बंद है और उसी टाइम पे उन्होंने ये डायरी लिखी है। ना तो वो प्रकृति से मेलजोल कर पा रही हैं और ना ही कोई उनको ऐसा कोई व्यक्ति मिला है जो उनकी भावनाओं को समझ सके। तो यह बात सिद्ध करती है कि ये जो डायरी है ये ऐतिहासिक दस्तावेज तो है ही, और साथ ही उनके निजी सुख दुख के और भावनात्मक उथल पुथल का भी प्रामाणिक अंकन इसमें किया गया है। अगला है प्रश्न, एन ने अपनी डायरी किट्टी को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत महसूस क्यों की होगी? देखिए, एन ने अपनी डायरी किट्टी को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों समझी होगी? देखिए, क्यों? किट्टी यानी कि एक निर्जीव चीज, एक निर्जीव गुड़िया जिसको वो अपनी फ्रेंड मानती है, जिसको वो अपनी दोस्त मानती है। देखिए, क्योंकि डायरी से पता चलता है, देखिए डायरी से पता चलता है कि जो एनी फ्रैंक है वो संवेदनशील और अंतर्मुखी लड़की है, यानी कि वो डायरी लिखती हैं। क्यों लिखती हैं? क्योंकि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, अपने मन की बातों को किसी के सामने रख नहीं पाती है, एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो वो एक अंतर्मुखी लड़की है। और क्योंकि उस अज्ञातवास में 8 लोग रहते थे और वो 8 लोगों में सबसे छोटी थी, वो मात्र केवल 13 वर्ष की थी। और इस टाइम पे, जैसे कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जो ये हमारा टीनेजर टाइम होता है, किशोरावस्था जो होती है, इस टाइम पे जो भावनात्मक वेग होता है वो इंसान के अंदर बहुत ही ज्यादा होता है। वो बहुत ही ज्यादा जल्दी उसको चीजें चुभ जाती हैं, बहुत ही जल्दी वो इफेक्ट हो जाता है भावनात्मक रूप से, बहुत ही जल्दी किसी के टच में आ जाता है, जो उसके मन की बातों को सुनने लगता है, वो उसको उस पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेता है। अतः क्या होता है कि यहाँ पर उसकी भावनाओं को समझने वाला अभी कोई नहीं है। वो कहती भी हैं कि काश कोई ऐसा होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, लेकिन अफसोस अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें नहीं मिला है और इसके लिए तलाश जारी रहेगी। और वो क्या कहती हैं एन, वो कहती हैं वो हमेशा वो अपने आप को औरों से बेहतर मानती हैं, और इस बात के लिए वो पीटर जो उनका फ्रेंड है, जो उनका मित्र है, जिससे वो कहती हैं शायद मैं उससे प्यार भी करती हूँ या शायद वो मुझसे भी प्रेम करता है, लेकिन वो कहती है फिर भी मैं उसको अपनी वो सारी चीजें नहीं बता पाती, वो सारी चीजें मैं उसके साथ खुलकर नहीं उसको शेयर कर पाती, क्योंकि जो पीटर है शायद वो भी ऐसा ही है। क्योंकि वो कहता है कि किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि पीटर की जो सोच है वो कहता है कि थोड़ा सा जो पर्सनल गैप है वो होना चाहिए, यानी कि वो अपने स्व में भी उसको नहीं झांकने देता है और ना ही वो अपने स्व को दूसरों के सामने लेकर आता है, दूसरों के सामने एक्सप्रेस करता है। तो वो अपनी जो प्रिय और एकांत की सहयोगिनी, उसकी जो ये किट्टी है यानी कि उसकी जो डायरी है, उससे बात करती है और चिट्ठी के रूप में अपनी सारी भावनाएं, अपनी सारी मन की बातें उसको व्यक्त करती है, उसके सामने रखती है। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने एन फ्रैंक की डायरी से जुड़े हुए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंशों को पढ़ा, जिसमें हमने उनके समाज के बारे में, उनकी जो विचारधारा है, समाज में महिलाओं के बारे में जो उनकी विचारधारा है, किस तरह से वो महिलाओं के बारे में सोचती हैं, वो सारी बातें हमने इस डायरी के इस अंश में पढ़ी। और इस पाठ को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। पाठ से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को, और मैं चाहती हूँ कि आप इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ें, घर पर एक बार रिवाइज करें और फिर इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर कोई दिक्कत परेशानी इस पाठ में आती है, फिर से अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई चीज आपको ऐसा है कि टफ लग रही है, आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं के समाधान मैं यहाँ पर करने का प्रयास करूंगी। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।